क्वेश्चन नंबर 12 है ना, इसको हम टू डिफरेंट मेथड से करेंगे। एक तो इसका सीधा मेथड है कि इसको हम सीधे मेथड से करेंगे, वो मेथड थोड़ा सा लेंथी है। बट जब आपको सीधा मेथड मुश्किल लगने लगे तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि अगर घी सीधी अंगुली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके भी हम घी को निकाल सकते हैं। तो सेकंड मेथड में हम इसको टेढ़ी उंगली से सॉल्व करेंगे, मतलब इसको एक डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे। वो बहुत ही शॉर्ट मेथड है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। अब आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 प्रोबेबिलिटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं उसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। फिर उससे पहले हमने एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था, उससे पहले हमने बेसिक को डिस्कस किया था। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप जाके देख सकते हो। क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो जिस तरह से हमें लास्ट वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, उसी तरह से हमें आज की वीडियो में भी कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 है। तो यहाँ पर कुछ 4 डिफरेंट पार्ट्स हमें 4 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो जितनी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले वो लिखते हैं। सिंस ए एंड बी आर independent events, therefore probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B। इसको आप नंबर 1 दे दो। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं और आपको प्रोबेबिलिटीज भी पता है इनकी। तो प्रोबेबिलिटी है 0.3 और प्रोबेबिलिटी B की कितनी है 0.6। ये सब कुछ लिख लिया। अब फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, मैंने आपको पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में बताया। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यस यूनियन। तो ये हमें फाइंड करना है। तो आपको पता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं। यहां पर आप मेंशन कर दो यूजिंग 1, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 0.3 इंटू 0.6। अब मैं हमेशा बोलता हूं कि यहां पर कंफ्यूज मत होना कि जल्दबाजी में इसका आंसर 1.8 लिखना। आपको पता है ये 3 को 6 से करेंगे तो 18 आएगा और नीचे 10 मतलब 100 मतलब 0.18 आएगा। इस बात का आप ध्यान रखोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको ऐसे लिख लिया करो अगर आपको कंफ्यूजन होती है। तो 18/100 है, तो इसका मतलब 0.18 आंसर आएगा। तो ये हमारा आंसर परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब सेम वे से सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मतलब इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा और इसको मैं आपको 2 मेथड से करवा सकता हूं। यहां पर लिखा है ए एंड नॉट बी। सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, ठीक है। ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन, बारी बारी से चलेंगे, ठीक है। नॉट बी, बी का मतलब है बी, नॉट बी का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। अब ये फाइंड करने के ना, अगर आपको याद है एग्जांपल नंबर 13 उसमें मैंने आपको काफी डिटेल में समझाया था कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को मैं ये लिख सकता हूं ए माइनस बी। तो ऐसा करते हैं सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात, मैं दोनों मेथड आपको बता दूंगा। फर्स्ट मेथड की बात कर, अब देखो जो फर्स्ट मेथड है ना इसका, अब आप सोचोगे सर इस क्वेश्चन के लिए 2 मेथड क्यों बता रहे हो। आप यहीं से मेरे एफर्ट्स को देख सकते हो कि छोटे से क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको 2 मेथड बता रहा हूं, क्योंकि कोई पता नहीं कि कौन सा कंसेप्ट कहां पर यूज हो जाए। अब देखो 2 मेथड क्यों बताने हैं मेरे को। सबसे पहले तो जो मेथड है वो फॉर्मूला बेस्ड है। आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का ये फॉर्मूला होता है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि फॉर्मूला को हम क्रैम नहीं करते, हम उसको समझते हैं। तो देखो ये ए है, ये बी है, ये मैंने आपको एग्जांपल नंबर 13 में भी समझाया था, ठीक है। ए बट नॉट बी। अब देखो अगर मैं आपको समझाना चाहूं, ये सारा हिस्सा ना ये ए बॉल का है, ये सारा टोटल जितना ब्राउन कर रहा हूं ये ए का है।
अब उसका मुझे इंटरसेक्शन लेनी है, उसकी मुझे इंटरसेक्शन लेनी है बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी को छोड़ के सारा कुछ, बी वाली बॉल को छोड़ दो, बाकी सारा कुछ। तो ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाले हिस्से को छोड़ के ये कॉमन पोर्शन आ रहा है, ये वाले हिस्से को छोड़ के ये कॉमन पोर्शन आ रहा है, मतलब ये बेसिकली क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ए माइनस बी। ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दो, ए में से बी को, ए में से बी का हिस्सा निकाल दो। अगर आप ए में से बी का हिस्सा निकालोगे, मतलब ये वाला जो पार्ट है निकाल दोगे, तो भी यही शेडिंग होगी, तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। इसका फॉर्मूला कैसे बना आपको पता है, इसको हम ना ऐसे करते हैं, ए में से मैं हमेशा बोलता हूँ कॉमन पोर्शन माइनस कर दो। मुझे ए में से बी को माइनस करना है, मतलब मुझे ए में से ये वाला कॉमन पोर्शन माइनस करना है। तो ये हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वी नो, हम लिखेंगे वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी को मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस, ऐसा नहीं है कि मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, माइनस कॉमन पोर्शन। ठीक है, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, तो देखना बहुत ईजी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें पता है कितनी है, 0.3 माइनस, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमने पहले से निकाल रखी है 0.18। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी कितनी आ गई, 0.12। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। इसको वैसे अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बट एंड नॉट बी। तो ये हमारा जो आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब इसको एक बार सेकंड मेथड से भी बता देता हूँ। अब देखो ये इसका सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड से मतलब ये है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है ना, तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट हो गए। इसका रेफरेंस एग्जाम्पल नंबर 13 मैंने आपको बताया था, वो एग्जाम्पल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। तो इसलिए अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसको हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसको नेक्स्ट पेज पे मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, ठीक है, तो ए की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, ए की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है 0.3। अब बी की पता है, बी कॉम्प्लीमेंट की नहीं पता, इसको 1 में से माइनस कर दो तो कितना आएगा 0.4। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कितना आएगा 0.12। तो ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब दोनों में से आपको जो मेथड अच्छा लगे, मेथड बताने का पर्पस ये है कि आपको सभी लॉजिक पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि किसी को कोई मेथड अच्छा लगेगा या कोई बुरा लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मेरा पर्पस ये है, पहला तो ये मेरी नॉलेज में 2 मेथड दोनों बता दिए, दूसरा आपको हर एक लॉजिक लगाना आना चाहिए। अब देखो ये थर्ड पार्ट है ए और बी। अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं, आपको पता है और का मतलब क्या होता है, यूनियन, और इसका हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है ए यूनियन बी का। ये मैं बहुत अच्छे से याद है, ए प्लस बी माइनस दोनों की इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, बी की 0.6 है, इसकी 0.18 है। आप यहाँ पर मेंशन कर लेना, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.18। इसको हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था, तो दोबारा कैलकुलेट करने का मतलब नहीं है। वैसे आपको पता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, 0.3 और 0.6 को मल्टीप्लाई कर देना, बट क्योंकि कैलकुलेट की हुई है इसलिए मैं दोबारा से नहीं कर रहा। बट अगर हमें पेपर में सिर्फ ये पार्ट आएगा तो हमें यहाँ पर इसको जो है कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर आपको पता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये कितना आ गया, 0.9 माइनस 0.18। अब इसका मतलब होता है 0.90, मतलब 0.90। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास, मेरे अकॉर्डिंग 0.72। तो ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। तो अब देखो फोर्थ पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है, उसकी बात करते हैं। बहुत अच्छा है ये भी। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी फाइंड करें नीदर ए नॉर बी। अब कुछ बच्चों को शायद इसका मतलब ना पता हो, बट मैं आपको बता दूं, नीदर
मतलब ए नॉर बी का मतलब होता है, इसको मैं अगर ट्रांसलेट करूं कि ना ही ए हो एंड ना ही बी हो, ना ही ए हो ना ही बी हो। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जस्ट आपके नोट्स के लिए लिख देता हूं कि नीदर ए नॉर बी का मतलब होता है नॉट ए एंड नॉट बी। अब ये कुछ बात जानी पहचानी है, ना हो ए, ना ही ए हो ना ही बी हो, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ये हमने 9th क्वेश्चन में किया था, अगर आपको याद है। लास्ट वीडियो में देखना, मैंने आपको 2 मेथड बताए थे जिस तरह से हमने सेकंड पार्ट के किए थे। यहां पर भी आपको दोनों मेथड बताऊंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। अब यहां पर हम अपनी कहानी कहां से स्टार्ट करेंगे? अगर आपने 9th क्वेश्चन अच्छे से किया है, वी नो डी मॉर्गन्स लॉ, ये हमने काफ़ी यूज़ कर लिया। वैसे काफ़ी क्वेश्चंस में ये जो लॉ है वो यूज़ हो गया। तो बेसिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने आपको हमेशा इसको याद करने का तरीका भी बताया कि अगर हम इस कॉम्प्लीमेंट को अंदर ले जाएं तो ए का उल्टा ए कॉम्प्लीमेंट, यू का उल्टा इंटरसेक्शन, बी का उल्टा बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको बहुत बार बताया, ठीक है। तो ऐसा करो, इसको नंबर 1 दे दो, ठीक। तो आपको पता है एक और बात, आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट, और प्रोबेबिलिटी उसके ना होने की, मतलब एक्स कॉम्प्लीमेंट की, इसका सम कितना होता है 1। तो विच इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट, ये कितना होता है 1। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ताकि मेरे पास इसकी वैल्यू आए। इसकी वैल्यू क्यों आए? ताकि मेरे पास इसकी वैल्यू आए। और ये रिजल्ट क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि इसकी वैल्यू निकालने, इसका मेरे पास फॉर्मूला है। मतलब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पर भी यूज़ किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन। वैसे आप चाहो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी हम, मतलब कि ये रिजल्ट भी हम यूज़ कर सकते थे। चलो अब मैं लिख बैठा हूँ, तो चलो कंप्लीट कर देते हैं इसको। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 है, ये 0.6 है, ये 0.18 है, ठीक है। इसको हमने मतलब कि फर्स्ट पार्ट में जो है वो कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पर मैंने जस्ट आपकी रेफरेंस के लिए लिख दिया। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, ये वैसे हम पहले भी कर चुके हैं, 1 माइनस 0.72, 1 माइनस 0.72, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.28। तो विच एम्प्लाइज, आपको पता है कि इससे हमने शुरू किया था, ये इसके इक्वल था, ये 0.28 के इक्वल है यूजिंग 1। तो विच एम्प्लाइज, हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आ गया। हाँ, रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया? 0.28। अब इसका जो नेक्स्ट मेथड है, मैं डायरेक्टली वो पहले भी कर चुके हैं, आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। अब देखो, ये आपका सेकंड मेथड है, कुछ ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट, आपको पता है ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट हो गए। रेफरेंस एग्जाम्पल 13, आपको पता है ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, बी कॉम्प्लीमेंट और ए भी इंडिपेंडेंट हो गए, और दोनों की कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट है। तो वही रिजल्ट यूज़ किया। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए की प्रोबेबिलिटी पता है, ए नॉट की निकाल ली, बी की प्रोबेबिलिटी पता है, बी नॉट की निकाल ली। अब यहाँ पर वैसे जस्ट वैल्यू फिल कर देता हूँ, 0.7 इंटू 0.4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल ली 0.28। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया, और मैंने दोनों मेथड से बताने की कोशिश की है ताकि आप सभी जितने भी लॉजिक हैं सबको आप अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि कोई पता नहीं है कि कौन सा लॉजिक कहाँ पर जाके यूज़ हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 12th की बात करते हैं। आप इस क्वेश्चन के लिए एक बात बोल सकते हो, इस क्वेश्चन के लिए कि ये इस एक्सरसाइज का आप टफेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हो, या आप ये भी बोल सकते हो कि कोई भी बच्चा जब एक्सरसाइज 13.2 पे आता है तो इसको इस क्वेश्चन में आके, किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में आके प्रॉब्लम जरूर आती है। अब मैंने ना
इस क्वेश्चन पर मतलब कि काफ़ी सोचा कि किस तरह से आपको इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा पाऊँ, क्योंकि बहुत से बच्चे इसका कंसेप्ट जो है वो समझ नहीं पाते। तो मेरे दिमाग में दो मेथड आए थे इसके, मैं आपको दोनों एक्सप्लेन कर दूंगा। जो पहला मेथड मैं आपको करवाने वाला हूँ वो शायद ही आपने कहीं पर देखा होगा, बट जो सेकंड मेथड है ऑलमोस्ट सभी टीचर्स ने उसको ऐसे ही करवाया। मैं आपको उसका भी एक इजी वर्जन दूंगा, मतलब उसमें वो बेसिकली वो क्वेश्चन तो कर लेते हैं, क्वेश्चन तो 2 मिनट में हो जाएगा, पर वो कंसेप्ट नहीं समझ पाते, तो वो कंसेप्ट भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करेंगे। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है? इस क्वेश्चन में दिक्कत पता क्या है कि ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस। अब आपको पता है डाइस के 6 फेसेस होते हैं, 3 बार टॉस किया गया है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 216 केसेस हैं। अब इसकी सैंपल स्पेस ही मेरे लिए लिख पाना बहुत मुश्किल बात है। तो जब ऐसे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटीज पूछी जाती हैं, और पूछी भी ऐसी गई है कि गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, कि ऑड नंबर कम से कम एक बार आए, वो 2 बार भी आ सकता है, वो 3 बार भी आ सकता है, तो इसकी सैंपल स्पेस लिखना ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा केसेस हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से टैकल करेंगे, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात देखो। सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक जानबूझ के ये लाइन लिखी है, सिंस डाई इज टॉस्ड थ्राइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स सैंपल स्पेस इज 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 216। तो मैंने क्यों लिखा है? देखो, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो ऐसे हम क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं क्रैम कर लिया कि उस टीचर ने करवाया तो हमने भी कर लिया, उस टीचर ने करवाया तो हमने ऐसा कर लिया। ऐसी सोच, ऐसी थिंकिंग आपको मैथ्स में पीछे करती है। मतलब आपको थोड़ा सा क्रियोसिटी दिखानी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको पूछना चाहिए अपने टीचर से, कोई भी टीचर हो, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल और लिखी है, ए डाइस टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। तो अगर ये क्वेश्चन ट्वाइस के साथ आता तो मुझे पता 36 केस बनेंगे, इनको मैं काउंट करके लिख भी सकता हूँ, बहुत ईजी है मेरे लिए। तो यहाँ पर सभी जगह पर मतलब कि एक बार ऑड नंबर आ रहा है, 2 बार भी आ रहा है, 2 बार भी आ रहा है, 2 बार भी आ रहा है, ठीक है। सेम वे से यहां पर भी, सेम वे से यहां पर भी, ठीक है। तो यानी कि 6 यहां पर बन गए, 6 यहां पर, 6 यहां पर। अब ये कितना बन गया? तीनों को ऐड करके कितना बन गया? 18। तो 19, 20, 21, ठीक है। और कहां पर आ रहा है? नहीं, नहीं, 20 था ना हमारे, सॉरी 21 था, 22, 23, 24, 24 आप याद रखना, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, 25, 26, 27, 27 आप याद रखना, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। मतलब इसका आंसर कितना आएगा? होगी इक्वली इवेंट्स का क्वेश्चन है, 27/36। तो 27 नंबर्स हमें ऐसे मिलेंगे जहां पर कम से कम एक बार ऑड नंबर आया होगा, ज़्यादा भी आ सकता है। तो इस तरह से हम कर सकते थे, यहां पर भी सेम अप्रोच कर सकते थे, बट 216 केसेस लिख पाना और आपके लिए समझ पाना मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हम कोई और अप्रोच से काम करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो। अब देखो, ये जो मैंने इतनी मतलब कि एग्जाम्पल करवाई, इतनी कैलकुलेशन सी की है ना, इसका आपको सेकंड मेथड में भी यूज़ बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखो, इसमें हम कौन सी अप्रोच यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें हम सैंपल स्पेस तो नहीं बना सकते, ठीक है, सैंपल स्पेस हम नहीं बना सकते। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? ये हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि ये हो सकता है वी गेट वन ऑड नंबर, हमें एक ही ऑड नंबर मिले। ये भी हो सकता है वी गेट टू ऑड नंबर्स, दोनों भी आ सकते हैं, दोनों ऑड नंबर भी आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है वी गेट थ्री ऑड नंबर।
इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 बार ही टॉस किया गया। आई होप पहले आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट 1। इसका मतलब क्या है कि एक ऑड नंबर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इतना आपको क्लियर है। अब देखो अब हमें क्या करना है। अब यहां पर आपको पता लगेगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब कि जो कंसेप्ट है वो कैसे यूज होता है और किस तरह से वो कितना यूजफुल होता है। तो ऐसा करो, इसको ना आप एक नंबर दे दो, नंबर 1, ठीक है। हम इन तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, बाद में यहाँ पर फिल कर देंगे। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मुझे सिर्फ आप एक बात बता दो, ये डाइस है कोई, उसकी डाइस की सैंपल स्पेस ये होती है। डाइस को अगर मैं एक बार थ्रो करूँ तो ये सैंपल स्पेस होती है। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आप बता सकते हो। इक्विलेटरली इवेंट्स का क्वेश्चन है 2 4 6 3 टोटल 6। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो 1 3 5 3/6 मतलब 1/2 1/2। मतलब इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, ठीक है। तो देखो, अब ध्यान से फिर से मेरी बात सुनना, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डाइस पर पहले कौन सा नंबर आएगा। मान लो पहले 2 आ गया, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? नहीं। मान लो डाइस पर 3 आया, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उससे पहले कौन सा नंबर आया होगा? नहीं। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो डाइस पर मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में भी बताया था इस एक्सरसाइज की, कि डाइस पर जितने भी, देखो आपको याद होगा मैंने आपको यहाँ पर बताया था विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। और यहाँ पर मैंने आपको क्लियर की थी कि जो डाइस वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, या कॉइन के क्वेश्चन होते हैं, हम उनकी प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखते हैं, हेड इनटू हेड। मान लो हम लिखते हैं 1/2 इंटू 1/2। ये सभी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। मतलब कोई भी नंबर आए वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। तो एक बार जस्ट आपकी नॉलेज के लिए लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको जस्ट आपकी नॉलेज के लिए लिख के दिखा दिया, वैसे आपको समझा दिया कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। जैसे याद करो कॉइन और कॉइन पे हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होती है, ठीक है। तो उनको मतलब कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, किसी की प्रोबेबिलिटी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। पहले ही ऑड आ जाए पहले इवन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन है। तो इस पर मैं इतना जोर क्यों डाल रहा हूँ? देखो, हमें पहले ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1 ऑड नंबर। अब ये हो सकता है कि पहले ऑड आ जाए बाद में दोनों इवन। ये भी हो सकता है कि पहले इवन आ जाए बाद में ऑड फिर इवन। ये भी हो सकता है कि ई और बाद में ऑड। अब ये मैं सब कुछ क्यों करवा रहा हूँ? ये सब कुछ मैं क्यों करवा रहा हूँ? आपको पता है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन है। तो ध्यान से थोड़ी मेरी बात सुनना कि अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन है तो मतलब इसका मतलब क्या है? ई एफ का मतलब क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ। मतलब उसको मैं ई इंटू एफ लिख सकता हूँ। सेम वे से याद करो, हमने 3 प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। इसका मतलब पता क्या है? ये वाला, इसका मतलब ये है। मतलब इनको मैं क्या लिख सकता हूँ? इनको मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। यहाँ पर भी सेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ऑड इवन। यहाँ पर भी सेम, इवन इवन ऑड। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स ना होते तो हम लिखते ओ, फिर ओ के होने के बाद ई, फिर ओ और ई होने के बाद ई। तो इस तरह से मतलब हम कैलकुलेट करते। बट अब हमारे पास क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो मैं इनकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। सेम वे से 1/2, इसकी भी 1/2 आपके सामने है, इसकी भी 1/2, 1/2 1/2 1/2। ये कितनी आ गई? 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 मतलब 3/8। तो यानी कि हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब आपको कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब सेम वे से इसको, इन दोनों पार्ट्स को मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखा देता हूँ। अब देखो, क्योंकि आप कंसेप्ट समझ गए थे, अब दोबारा से लिखने का इसको कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने आपको लिख के दिखाया। अब वो गेटिंग 1 ऑड नंबर वो मैंने आपको बता दिया, गेटिंग 2 ऑड नंबर्स, तो दोनों ऑड एक इवन,
बीच में इवन आ सकता है, आसपास दो ऑड, या पहले इवन बाद में दोनों ऑड। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो ओ, फिर ओ की प्रोबेबिलिटी, फिर ई, ओ ई ओ, ई ओ ओ, और सबकी प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 है, तो 1/8 1/8 1/8 मतलब 3/8। गेटिंग 3 ऑड नंबर्स, मतलब तीनों ऑड हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 1/8। ठीक है, तो तीनों को जब मैंने 1 में फिल किया, पहले की प्रोबेबिलिटी 3/8 थी, फिर 3/8, फिर 1/8, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 7/8। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच भी कर रहा है। अब इसका सेकंड मेथड बताता हूं, जो कंपेयर इसके लेंथ ही बहुत कम है, मतलब ये तो थोड़ा सा लेंथी आप इसको बोल सकते हो, वो बहुत शॉर्ट मेथड है, बट उसका कंसेप्ट कई बच्चे समझ नहीं पाते। तो उसका कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको फिर से इसी एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा, ठीक है, कि उसमें हम कौन सा कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। तो ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा तो आप इससे कर सकते हो, अगर आपको नेक्स्ट अच्छा लगा तो आप उस मेथड से इसको कर सकते हो। अब देखो, ये आपका सेकंड मेथड है, तो गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, इसको सीधे तरीके से किया। वो आपने कहावत सुनी होगी कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो हमें उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। मतलब फर्स्ट मेथड में हमने सीधे तरीके से इसको करके देख लिया, थोड़ा सा हमें मुश्किल लगा, लेंथी लगा, ठीक है, कि पहले वन एक बार ऑड नंबर, फिर दो बार, फिर तीन बार, तो उसको लिखने में भी काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। मतलब क्या वेस्ट का मतलब मेरा ये है कि काफ़ी लेंथी प्रोसेस था। बट ध्यान से इसको फिर से, ये एग्जांपल मैंने दी थी, गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, ट्वाइस, अगर दो बार टॉस करते हैं। तो मैं सब कुछ आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने काफ़ी कुछ एफर्ट्स किए, पहले 6 इसको गिना, फिर 6 इसको गिना, फिर 6 18 ये हो गए, फिर ये 19 20 21 22 23 24 25 26 27, तो काफ़ी कुछ तामझाम करना पड़ा, तब जाके हमें 27 अपने आंसर में काफ़ी कुछ एफर्ट्स करने पड़े। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हमें पता है हमें पता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इवन नंबर, सॉरी, वो क्या है, ऑड नंबर्स हैं, मतलब दो एक बार भी आ जाए, दो बार भी आ जाए, काफ़ी है। तो क्या हो अगर हम उल्टे काउंटिंग कर लें? क्या हो कि अगर अगर हम वो केस देख लें जहाँ पर दोनों जगह इवन नंबर है, जैसे यहाँ पर दोनों जगह इवन नंबर है, दोनों जगह इवन नंबर है, दोनों जगह इवन नंबर है, यहाँ पर भी दोनों जगह इवन नंबर है, यहाँ पर भी, 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 और ये गिनना बहुत इजी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर हमने 27 केस काउंट किए थे, यहाँ पर हमने कितने काउंट किए? 9। ठीक है, तो ये मैंने कौन से केस लिखे हैं? इवन नंबर। पूछा ऑड नंबर क्या है, तो मैं क्या करूँगा, इसको, ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 9/36 ना, इवन नंबर। ये मैं कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा? इवन नंबर ऑन बोथ डाई, मतलब कि बोथ डाई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 9/36, मतलब सभी जगह पर, मतलब फेवरेबल केस में 9 है, टोटल 36 है। तो अगर इसको मैं 1 में से माइनस कर दूं तो कितना आएगा? 27/36, मतलब ये वाला आंसर। तो यानी कि ये जो मैंने रेड में किया है, ये मैंने फिंगर सीधी करके क्वेश्चन को किया है। मगर अगर इसको मैं घुमा के कर दूं तो वो मेथड मेरे लिए ज़्यादा ईजी है, मतलब वो शॉर्टकट है। शॉर्टकट इसलिए है क्योंकि इसमें मुझे कम काउंटिंग करनी पड़ी, इसमें मुझे कम काउंटिंग करनी पड़ी। और अगर मैं इवन नंबर ऑन बोथ डाई को मतलब कि वन में से क्यों माइनस किया? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होती है? 1। आपको पता ही है ना कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का सम हमेशा 1 होता है, एक होने का और ए ना होने का। सेम वैसे इवन नंबर ऑन बोथ डाई का प्रोबेबिलिटी 9/36 है। तो 1 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो वो सभी केसेस आएंगे जहां पर इवन नंबर ऑन बोथ डाई नहीं होंगे, और हमें वही चाहिए। तो सेम कंसेप्ट हम यहां पर यूज करने वाले हैं। हम कैसे लिखेंगे इसको? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इवन नंबर ऑन ऑल डाइस। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। आई होप इस एग्जाम्पल से आप इसको समझ पाए हो कि ऐसा हम क्यों करने वाले हैं। अब देखो, इसको फिर से नंबर 1 दे दो, तो प्रोबेबिलिटी इवन नंबर ऑन ऑल डाइस, तो ये हमें कैलकुलेट करनी है। अब आपको पता है जो हमने पिछला कंसेप्ट यूज किया कि पहले भी इवन नंबर, उसके बाद भी थर्ड पे भी, ठीक है।
और इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्यों लिख सकता हूँ, सोचो दिमाग से। यस, आप सही सोच रहे हो, मैंने आपको लास्ट पेज पे बताया था, क्योंकि ये कॉइन के कोई भी केसेस हों या डाइस के कोई भी केसेस हों, कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इवन पहले आ रहा है या ऑड बाद में आ रहा है, ऑड पहले आ रहा है ऑड बाद में आ रहा है, मतलब कुछ भी हो, वो सभी इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। किसी की भी प्रोबेबिलिटी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मैं जस्ट आपके नोट्स के लिए लिख देता हूँ। अब देखो, ये जस्ट आपके नोट्स के लिए लिखा है, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर हो चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हो, सभी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स की खास बात है कि उसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है, वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है, 1/2। लास्ट पेज मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑन ऑल डाइस, यहाँ पर कितना आएगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, मतलब 1/8। अब इसको कर दो आप 1 में फिल, तो विच एम्प्लाइज गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, 1 माइनस इवन नंबर ऑन ऑल डाइस, किसी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कितनी, 7/8। आई होप, और ये हमारा आंसर परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। आई होप इसको आप समझ भी पाए हो। देखो इसमें हमने क्या किया, मैंने आपको क्या समझाया यहाँ पर, कि कई बार क्या होता है कि सीधा सीधा जब क्वेश्चन हम करते हैं तो उसमें काफ़ी एफर्ट्स हमें करने पड़ते हैं, तो उसको हम घुमा के भी कर सकते हैं। जो शॉर्ट होगा हम उसी की तरफ जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये मेथड शॉर्ट है, तो आपको इसकी तरफ ही जाना चाहिए। अब वो क्यों करवाया, वो इसलिए करवाया ताकि आपको ये ना लगे कि सर इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं, वैसे भी तो कर सकते हैं। तो वो आपको दिखाने के लिए कि क्वेश्चन को किसी भी तरह से किया जा सकता है। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि एक बार इवन नंबर आएगा, सॉरी ऑड नंबर आएगा, फिर 2 बार, फिर 3 बार। सभी केसेस मैंने आपको डिस्कस करके दिखाए हैं, और ये भी बताया कि ये इंडिपेंडेंट क्यों है, ये भी बताया कि इसकी कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर आपने प्रोबेबिलिटी E1/2 कैसे लिख ली, वो तो हमने तो अपना डाइस को जो है वो 3 बार टॉस किया था। याद करो, सबसे फर्स्ट वीडियो बेसिक्स वाली वीडियो, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो ये सैंपल स्पेस आती है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप सभी कहोगे सर फेवर में 1 है, टोटल 4 है, यही बताओगे ना आप। एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या कहती है, याद करो फर्स्ट वीडियो, कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 1/, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो जिस तरह से मर्जी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अब ये अप्रोच मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि 216 केसेस लिख पाना ना मेरे लिए और आपके लिए लिख पाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने उल्टा किया, कि हमने सभी पर, देखो वो बोल रहे हैं कि हर एक डाई पर कम से कम एक ऑड नंबर हो, मतलब 3 बार फेंका, यहाँ पर भी ऑड नंबर, यहाँ पर भी ऑड नंबर, यहाँ पर भी ऑड नंबर, यहाँ पर भी आ सकता है, दोनों जगह आ सकता है, तीनों जगह आ सकता है। तो मैंने क्या किया, सभी जगह इवन नंबर लिख लिया और उसको 1 में से माइनस कर दिया। मतलब ये केस तो कभी भी नहीं आएगा। इसके अलावा कौन से केस बचेंगे जहाँ पर एक बार आया होगा ऑड, 2 बार आया होगा, 3 बार आया होगा। आई होप इसको आप समझ पाए हो। और मेरी एफर्ट्स, आपको क्यों बता रहा हूँ अपनी एफर्ट्स के बारे में, क्योंकि जिस ऑनेस्टी से मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ उसी ऑनेस्टी से आपने भी पढ़ना है। और अगर आप एक अच्छे मन से पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।